ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया में और मैं आपके साथ अर्चना कौशल। लगातार बात हो रही है बजट की, तो वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति से मंजूरी ले ली है। राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपी गई, राष्ट्रपति ने बजट पेश करने की मंजूरी दे दी है और अब 11 बजे संसद के पटल पर बजट रखा जाएगा। लगातार अब से लेकर पहले से लेकर अब तक की जो तस्वीरें सामने आई वो भी आपको दिखा रहे हैं। उसके अलावा अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया पर आपको दिखा दें। ये सीधी तस्वीरें निर्मला सीतारमण एक बार फिर से अपना रेड टैब दिखाती हुई नजर आई, जिससे आज संसद के पटल पर बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और हालांकि आपको यह भी बताते चले कि राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंची थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जहां राष्ट्रपति से महामहिम से उन्होंने मुलाकात की है और बजट की कॉपी उन्हें सौंपी गई है। बजट की कॉपी सौंपने के बाद राष्ट्रपति ने उस पर मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद अब पेश होगा बजट, यानी कि अब से ठीक 1 घंटे बाद, यानी कि अब से ठीक 60 मिनट के बाद जो बजट है वो पेश होगा। और अब से उसके बीच में लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो न्यूज़ वन इंडिया पर आपको दिखा रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया पर आप देख पाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं और लगातार वो एक रेड टैब जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ वो भी दिखाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अक्सर ये होता था कि हाथ में एक बैग लिए हुए रहती थी वित्त मंत्री और वो बैग बार बार दिखाया जाता था कि यही वो पोटली है जो खुलेगी और यही वो पोटली है जो कई लोगों को राहत भी देने वाली है। लेकिन अब क्योंकि सिस्टम बदल गया है, वक्त बदल गया है और उसी के साथ साथ अब जो तस्वीरें हैं वो भी कुछ बदली बदली नजर आती हैं। तो अब एक छोटा सा टैब है और उसी रेड टैब को एक रेड बैग में जो है पैक किया गया है। अब ये जब ये रेड बैग खुलेगा तो इसमें से टैब निकल कर बाहर आएगा और उसमें जो तमाम रूपरेखा बनाई गई है बजट की उसको संसद के पटल पर रखेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और उसके बाद वो भी तस्वीर साफ हो जाएगी जिसको लेकर हम अभी तक कयास लगा रहे हैं कि अरे मध्य वर्ग के लिए क्या होगा, महंगाई पर ये बजट कैसे चोट करेगा, क्या डीजल पेट्रोल जो है उसकी कीमतों में किसी तरह की कोई कटौती है वो देखने को मिलेगी, क्या जो टैक्स है उसमें किसी तरह की कमी होने की संभावनाएं हैं, क्या किसानों के लिए कुछ बेहतर होने वाला है, क्या महिला वर्ग के लिए कुछ बड़ी योजनाएं होंगी और एक बेनिफिट देने का काम इस बजट में होगा। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, क्या उसको लेकर राहत होगी, उसके अलावा इन्वेस्टर्स के बतौर इन्वेस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर किया जाएगा, उसमें क्या होने वाला है। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका जवाब 11 बजे खुद देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करके। तो भैया समझ लीजिए ये बजट 2025 का बजट है जो एक बड़ा तोहफा लेके आने वाला है सभी देशवासियों के लिए, क्योंकि ये जो बजट पेश होगा इससे मिलने वाली राहत लोगों को जरूर राहत पहुंचाएगी। तो देखिए लगातार बजट में क्या बड़े ऐलान भी आपको दिखाएंगे। देखिए राजनाथ सिंह कुछ यहाँ से जो है आप देख पाएंगे निकले हैं, हालांकि कुछ बोले नहीं, बिना बोले आगे बढ़ गए हैं, लेकिन साफ तौर पर जो बोलना था वो प्रधानमंत्री ने भी कहा और हमने राष्ट्रपति को भी सुना, उससे कहीं ना कहीं कई संकेत हैं वो नजर आते हैं। चलिए ये बड़े ऐलान आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखा रखे हैं। 6000 की जगह 8000 करने पर जोर है बजट में किसान निधि, जिसको लेकर जो किसान हैं उनको जरूर राहत मिल सकती है। इसके अलावा आज के जो बड़े ऐलान हो सकते हैं उनमें एक बड़ी जरूरी चीज है मनरेगा मजदूरी, और ये मनरेगा मजदूरी 267 से बढ़ाकर 375 की जाएगी। तो साफ तौर पर देखिए ये मनरेगा एक ऐसी योजना है जिससे काफी फायदा जो ग्रामीण हैं या जिसमें काम करते हैं मजदूर उनको पहुंचता है, तो उसकी भी जो रकम है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। कई फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का भी ऐलान संभव माना जा रहा है। तो साफ तौर पर अगर कुछ फसलों पर एमएसपी बढ़ता है तो यहां से किसानों को जरूर राहत मिल सकती है। फसल बीमा योजना का विस्तार हो सकता है और अगर विस्तार होता है तो साफ तौर पर कुछ परिवर्तन होंगे जो किसानों के लिए बेहतर होंगे। महिला सशक्तिकरण पर और फोकस होगा, और फोकस का मतलब कि महिला सशक्तिकरण पर हमेशा से फोकस रहा है, इस बार कुछ और बेहतर होने की उम्मीद है। महिला सम्मान बचत योजना का भी जो फायदा है और लाडली बहन योजना का राष्ट्रीय विस्तार भी हो सकता है।
तो आज लगातार बजट पर हम बात कर रहे हैं और अब कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, एक बार फिर से उनका रुख कर देते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट सर्वेश पाठक लगातार हमारे साथ हैं और उसके अलावा कुछ अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हैं, आप उनसे भी आपका परिचय करवा देते हैं। क्षितिज महाजन इकोनॉमिस्ट हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है क्षितिज जी आपका। सबसे पहले सवाल, बजट को लेकर कई उम्मीदें आज लोगों को हैं, लेकिन देखिए बजट से पहले जो सबसे ज्यादा जिक्र है मध्य वर्ग के लिए वो किया जा रहा है टैक्स का, कि भाई क्या टैक्स स्लैब में कुछ नया आज नजर आ सकता है। एक बार उस पर वो तस्वीर साफ करिए कि उससे कैसे आज मध्य वर्ग को राहत मिल सकती है। गुड मॉर्निंग अर्चना, एंड बिल्कुल सही कहा आपने। आई थिंक यहाँ पे जो तीन चीजें गवर्नमेंट को एड्रेस करनी है बजट में, एक तो जो हमारा कैपेक्स है वो एज पर डिफाइंड लास्ट ईयर के हिसाब से नहीं हुआ है। पहले तो 11.5 लाख करोड़ से हमने उसे 9 लाख करोड़ किया। 9 लाख का भी अगर आप देखेंगे तो अभी तक सिर्फ ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ के करीब नवंबर एंड तक हुआ था, तो वो गैप है। दूसरा स्लो डाउन है। तीसरा कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन में आपका जो है वो स्लो डाउन है। तो आई थिंक ये तीन चीजें गवर्नमेंट को एड्रेस करनी पड़ेंगी इस बजट में, एंड उसमें आपको एक कॉमन मैन के हाथ में पैसे देने पड़ेंगे। देखिए जो मुझे लगता है सही तरीके से जो डायरेक्शनली होना चाहिए, और जो एक इंडिकेशन जो आपने बहुत अच्छे से बताया, अभी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी इंडिकेशन आया है कि लक्ष्मी जो है मिडिल क्लास वर्ग के लोगों के हाथ में आए और लक्ष्मी माँ सबको ब्लेस करे। तो आई एम सेइंग वो चीज अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि दैट टैक्स ब्रैकेट हो सकता है जो इनिशियल 2.5 लाख तक का है पुराने रिजीम में, वो हो सकता है 3.5-4 लाख तक जाए। पहली चीज तो ये। दूसरा जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 1 लाख तक हो सकता है 50,000 से। तीसरा जो हाउसिंग लोन का बेनिफिट होता है, देखिए आप और मैं ईएमआई दे रहे हैं हाउसिंग लोन की, उसमें 2 लाख तक का ही सिर्फ इंटरेस्ट टेकन फॉर होता है, कि जिसमें आपको कोई ब्याज नहीं, कोई इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आता है, उसको वो 2 से 5 कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें हैं जहां पे बहुत क्लियर कट है दैट गवर्नमेंट हैज टू गिव सम लीवे टू जो टैक्स पेइंग हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, उनके हाथ में कुछ ना कुछ पैसा देंगे। तो ये एक बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है दैट टैक्स स्लैब बढ़ाया जाए। एटीसी में भी मुझे लगता है 1.5 लाख से बढ़ा के 2.5 से 3 लाख का प्रोविजन आएगा। तो भाई एटीसी अगर आप दे भी रहे हैं तो लोग तो इन्वेस्ट ही करेंगे ना, तो इन्वेस्ट करेंगे तो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो भी एक प्रोविजन आ सकता है आए। तो ये 4 चीजें हैं जो बहुत क्लियर कट है। एक मैं जो हमारे सुपर एचएनआई सेगमेंट के लोग हैं जो आज 38-39% टैक्स स्लैब में है, देखिए इतना ज्यादा ट्रांजिशन हो रहा है और आप भी देखते होंगे तो इंडिया से बहुत लोग बाहर मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस टैक्स, जो एक टैक्स की मार पड़ी हुई है। मैं समझ सकता हूँ गवर्नमेंट भी अपनी जगह पे सही है, टैक्स पेइंग लोग बहुत कम है, उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेन टैक्स स्ट्रीम में लेके आना पड़ेगा। तो जो सुपर एचएनआई सेगमेंट है वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी रियायत करनी पड़ेगी टैक्स सेगमेंट पे। आज आपके जो इंडिविजुअल टैक्स पेइंग कॉर्पोरेट इंडिया से ज्यादा टैक्स पेइंग है, जो अपने आप में बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज हम यंग कंट्री हैं। 65 करोड़ पीपल जो है 30 इयर्स की आयु से कम के हैं, हमें जॉब क्रिएट करनी है। तो जब आप केपेक्स अपना एक्सपैंड करेंगे, हर चीज लिंक्ड है अर्चना। अगर आप केपेक्स एक्सपैंड करेंगे तो आप इंफ्रा पे काम करेंगे, आप कंपनीज में काम करेंगे, आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे काम करेंगे, तो जॉब भी क्रिएट होगी साथ में। तो हर चीज लिंक है। जॉब क्रिएट होगी तो लोगों के पास आय आएगी तो गवर्नमेंट को भी टैक्सेस मिलेंगे साथ में। तो आई थिंक एवरीथिंग इज लिंक। तो मैं ब्रॉडर पिक्चर देख रहा हूँ यहाँ पे। एट द सेम टाइम जैसे आपने बताया किसान भाइयों के लिए हो सकता है जो सब्सिडी जो 6,000 रुपीज आप देते हैं, सबड़ी जो देते हैं वो 8,000 तक हो सकता है। तो ये 3-4 चीजें हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रांगली एक कॉमन मैन के लिए पुश करना पड़ेगा और कैपेक्स को रिवाइव करना पड़ेगा। क्षितिज जी, व्हाट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर? क्योंकि हम बात करते हैं, देखिए जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो भी बड़ा हेल्पफुल होता है, मतलब उस लिहाज से कैसे राहत मिल सकती है, वो वाली चीज एक साफ करिए कि मतलब उससे बेनिफिट होगा इस बार के बजट में, वो उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जहां जहां सड़क पहुंचती है ना, एक कहावत है, वहां वहां आपकी ग्रोथ आती है। आज आपको रोड्स पे, रेलवेज पे, इंफ्रा पे काम करना ही पड़ेगा, और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिलेगा वो ये बेनिफिट मिलेगा कि जहां भी आपने इंफ्रा का कोई प्रोजेक्ट लगाया, आपको एक लेबर चाहिए, आपने जॉब क्रिएट करी है, तो लोगों के पास काम आएगा, ग्रोथ आएगी। और जहां जहां आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, वहां पे लोग भी पहुंचेंगे, हर तरह की आय भी बढ़ेगी और हर तरह का काम भी बढ़ेगा। मुझे लगता है यहाँ पे गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ेगा जो उन्होंने प्लान किया हुआ है, गाइडेंस दी हुई है। आई एम श्योर गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट के बारे में सोच रही है, बट जो गाइडेंस है उस पर तो जाना ही पड़ेगा आपको। पिछली बार का जो आपने 11 लाख करोड़ का था, वो कम से कम अगर अब 9.5 से 17% इंक्रीज करेंगे तो 11 लाख करोड़ के करीब कैपेक्स जो करना है, उसमें मेन स्पेंड आपका जो है इंफ्रा पे ही आएगा। और इंफ्रा डेवलपमेंट करेगा
इंफ्रा हमारा जो प्रेशर है जो मेन सिटीज है उनसे रिड्यूस करके बाकी सिटीज पे लेके जाएगा। तो आपको और साइलोस क्रिएट करने पड़ेंगे इन 4-5 मेगा सिटीज के सिवाय, जहां पे लोग आए, अपना अपनी 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 लाइफस्टाइल अच्छा करें और ग्रोथ लेके आए। तो फर्स्ट इंफ्रा आपके लिए जॉब क्रिएट करेगा, सेकंड डेवलपमेंट लेके आएगा कंट्री में, तीसरा फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करेगा। तो ओवरऑल आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंफ्रा पे फोकस और इंफ्रा पे काम हो। क्षितिज जी, एक और चीज, क्योंकि देखिए हमें यह भी समझने की जरूरत है कि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो क्या है इकोनॉमिकली, अगर हम इस पर बात करें, क्योंकि कोरोना काल के बाद चीजें बहुत बदली। तो अब क्योंकि ये बार बार जिक्र हो रहा है, हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि 2025-2026 से वो बहुत बदलाव और बहुत बेहतर स्थिति में हमें नजर आने वाला है। तो उसको लेकर थोड़ी सी जानकारी साझा कीजिए। अर्चना, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अगर हम 2047 तक एक विकसित देश में आना चाहते हैं तो हमें 8% की ग्रोथ इंजन नहीं छोड़ना चाहिए। आज देखिए, आज हमने 7.2 से गाइडेंस कम करके 6.5 कर दिया। हमारी कंट्री में पर कैपिटल जीडीपी को $2750 के आसपास है, चाइना 13,500 पे है। तो आज एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे हर एक एस्पिरेशनल इंडियन, हमारा भारतीय, एक सपना देखता है एक बेटर लिविंग का, बेटर लाइफस्टाइल का, और वो एस्पिरेशन ही इस देश को आगे लेके जाएगी। ये हमारे जो यूथ है, हमारा जो यंग इंडिया है, वो ही देश को आगे लेके जाएगा। और उसके लिए जरूरी है कि हम ग्रोथ इंजन पे टॉप गियर पे चलें। इस समय ये कंट्री जो है वो इतनी एस्पिरेशनल है। मैं जहां जाता हूँ इंडिया की बात होती है, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ अपने काम से रिलेटेड, और ये इतना पॉजिटिव सेंटिमेंट है इंडिया को लेके। तो जो आपने बोला, जो कोविड में हमने झेल लिया, जो सबसे बड़ी एक महामारी आई, उसको हमने झेल लिया, और उसके बावजूद हम एक स्टैंड स्टिल खड़े रहे। तो आई थिंक ये टाइम ऐसा है कि उसको टेक ऑफ लेने का है, और ये टेक ऑफ में हम स्लो डाउन नहीं हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट हैज टू डू समथिंग विद रिगार्ड टू कि दैट हम कैसे एक यंग इंडिया के लिए हम इंफ्रा एक डेवलप करें जिसमें वो अपना काम भी कर सके, एक एंटरप्रेन्योर भी बन सके, जॉब भी क्रिएट कर सके, ताकि उसको एक एस्पिरेशन दिखे बाहर जाने से छोड़ के वो इंडिया को ही डेवलप करने के बारे में सोचे। इंडिया इंडियंस के लिए है तो इंडियंस को ही डेवलप करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये ग्रोथ पैडल है, हम 8% से पीछे नहीं हो सकते हैं। नॉमिनल जीडीपी अभी 9.5% की इस साल की आएगी, मुझे लग रहा है। इसको हमें 10.5-11% तक लेके जाना पड़ेगा, जिसमें आपकी ग्रोथ 7.5-8% हो, इन्फ्लेशन 4-4.5% हो। तो अगर वो कॉम्बिनेशन रहता है तो आप वैसे भी अपनी जीडीपी जो है 6 साल में डबल करते जाएंगे, अगर 12% के आसपास आप रहते हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पे हमने अगर सही डायरेक्शन दे दी और सही गियर डाल दिया, देन देयर इज नो लुकिंग बैक। अर्चना, बिल्कुल। क्षितिज जी, एक पर्सनल कमेंट आपका खुद का, क्योंकि देखिए आप तमाम चीज़ों को बहुत नज़दीक से और बहुत बारीकी से भी समझते हैं, और हम लोग लगातार चर्चा करते हैं, या फिर जो मिडिल क्लास है वो हर बार ये कहता है, मैं दोबारा इस पर आ रही हूँ जहाँ से हमने शुरू किया। अब मिडिल क्लास हर बार ये कहता है कि जब भी बजट पेश होता है तो सबसे ज़्यादा, अगर मतलब मैं इसको स्पष्ट तौर पर कहूँ, तो नुकसान झेलना पड़ता है मिडिल क्लास को। लेकिन इस बार ये उम्मीद है कि मिडिल क्लास पर पूरा फोकस रहेगा। तो आप इस बात को मानते हैं कि अगर मिडिल क्लास की जेब पर भी बोझ पड़ता है तो उससे कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बहुत अनबैलेंस हो जाती है? बिल्कुल सही कहा अर्चना। आज स्पेंड तो सबसे ज्यादा मिडिल क्लास ही करता है, और टैक्स भी मिडिल क्लास पे कर रहा है। आप टैक्स पेइंग को बियॉन्ड अ पॉइंट आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर सकते हैं। टैक्स पेइंग, देखिए, एक ऑनेस्टली टैक्स पेइंग मिडिल क्लास सेगमेंट जो है उस पर आप कितना बोझ डाल सकते हैं। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, हमारे को पूरे भारत को लेके चलना है साथ में, बट गवर्नमेंट को ओवरऑल अगर ग्रोथ पे लेके आएंगे, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, अगर कैपेक्स बूस्ट करेंगे, तो आपका कॉर्पोरेट इंडिया अच्छा करेगा। आपको अपॉर्चुनिटी देनी है, आप रेट कट कीजिए, आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम कीजिए, तो आप देखेंगे जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी बूम करेगा। तो कहीं ना कहीं हमें एक स्टैंड लेना पड़ेगा जहां पे हमें कॉर्पोरेट इंडिया को पुश करना पड़ेगा, ताकि कम प्रेशर आए मिडिल क्लास के ऊपर। आज मिडिल क्लास एक ऑनेस्ट क्लास है जो ऑनेस्टली टैक्स पे करता है, एंड ये हमारे पीएम भी कई जगह, कई बार अपनी एफएम में भी कई बार बोल चुकी हैं दैट दे ऑलवेज एक्नॉलेज दैट, बट दैट डजंट मीन कि दैट सारा बर्डन उन पे किया जाए। एंड आज एक्सपेक्टेशंस हैं मिडिल क्लास के लिए, एक सही डायरेक्शनल चीज पेश की जाए। ये आई थिंक थर्ड टर्म का फर्स्ट बजट है, यहाँ पे एक सही गाइडेंस दी जाए और कुछ पैसा उनके हाथ में दिया जाए। देखिए, पैसा अगर आप देंगे आपके और मेरे हाथ में, तो स्पेंड होकर मार्केट में इकोनॉमी वापस सर्कुलेट होकर ही आएगा। या आप इन्वेस्ट करेंगे या आप स्पेंड करेंगे। So end of the day, वो by way of GST, other taxes, by way of moving money in the economy, वो multiplier effect आएगा ही आएगा। तो वो चीज को कंसिडर करते हुए आपको पैसा थोड़ा मिडिल क्लास के हाथ में देना पड़ेगा, और यहाँ पे एक टैक्स पेइंग
जो आपकी एक पॉपुलेशन है उसको रिवॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है क्षितिज, इस वक्त जो बड़ी चुनौती है वो आपको क्या मतलब सरकार के सामने नजर आती है? देखिए, हम ये कोशिश करते हैं महंगाई भी कम हो, हम टैक्स में भी चाहते हैं कि छूट मिले, और उसके अलावा हम इंफ्रा की भी बात करते हैं। हम ये भी खोज रहे हैं कि नए जो हमारे जो इनकम टैक्स है उसके लिए उसकी भी खोज शुरू हो कि भाई उसमें भी थोड़ी कमी हो सके। लेकिन अब बैलेंस भी सरकार को करना है, राहत भी सरकार को देनी है, तो वो क्या क्या चुनौतियां नजर आती हैं जो सरकार के सामने हो सकती है इस बजट में? अच्छा, सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है जो हम फ्रीबीज हमें देनी पड़ती है, जो हमें सब्सिडीज देनी पड़ती है। देखिए 80 करोड़ पॉपुलेशन के आसपास को आप फ्री राशन दे रहे हैं। दूसरा ये आई थिंक मेरे ख्याल में इसमें सुप्रीम कोर्ट को और बाकी कोर्ट्स को आना पड़ेगा। जो हम फ्रीबीज की बात करते हैं इलेक्शन कैंपेन्स में, वो भी इलीगल है, मुझे ऐसा लगता है। उसको कहीं ना कहीं प्लग करना पड़ेगा। एंड ऑफ द डे आप जॉब क्रिएट करें, आप काम दें लोगों को। आप जैसे मनरेगा है, एक बहुत अच्छी स्कीम है। मनरेगा में भी अभी जो वो हो सकता है, जैसे आप अभी प्रेजेंट कर रहे थे दैट दिल्ली भत्ता वो इंक्रीज कर दे। आप वो काम दे के पैसे दे, समझ आता है मुझे। फ्रीबी का एक कल्चर अगर आप लगा देंगे ना, तो कल को हम एक रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाएंगे पूरे देश को। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उसको प्लग करना पड़ेगा। वो सबसे बड़ी चुनौती है अर्चना, क्योंकि सरकार भी अपनी जगह पे देखती है कि दैट अपने को पूरे देश का देखना है, और वो सही भी है। पर कहीं ना कहीं अगर काम क्रिएट किया जाए वो बेटर है, रादर कि हम फ्री कल्चर की एक आदत डालें। तो सबसे पहला चुनौती जो है वो ये। दूसरी चुनौती ये है कि टैक्स फाइलिंग और टैक्स पेइंग। पहले टैक्स फाइलिंग लोग तो काफी हैं, पर टैक्स पेइंग लोग बहुत कम है। तो टैक्स ब्रैकेट में आपको ज्यादा लोग को लाना पड़ेगा। आई थिंक ये डिजिटल जो आपने जो यूपीआई शुरू किया है उसके थ्रू काफी चीजें गवर्नमेंट करने की कोशिश करेगी, जिसमें टैक्स पेइंग पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी। बिकॉज अगर ज्यादा लोग टैक्स पे करना शुरू करें तो कम बर्डन आए, कम स्ट्रेस आए मिडिल क्लास पे और रूरल लोगों पे जो टैक्स पे कर रहे हैं। तो आई थिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको इस मेन ब्रैकेट में लेके आना पड़ेगा। उसके लिए गवर्नमेंट की पूरी, क्योंकि अब डिजिटली सेवी है इंडिया, काफी ज्यादा इवॉल्व है उस चीज में। तो वो कैसे करते हैं वो दे हैव टू लुक इनटू इट। दूसरी चीज है। तीसरी चीज ये दैट बियॉन्ड अ पॉइंट आपको ठीक है क्षितिज जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। इसी बीच यहाँ एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बजट ब्रेकिंग, बड़ी ब्रेकिंग अपने दर्शकों को दे दे, क्योंकि लगातार अपडेट न्यूज वन इंडिया पर। संसद पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ये बड़ी खबर न्यूज वन इंडिया पर सबसे पहले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंची और अब से थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। जैसे कि हमने कहा भी कि बजट पेश होने से ठीक 30 मिनट पहले एक बड़ी बैठक कैबिनेट की होगी, और इस कैबिनेट की बैठक में बजट रखा जाएगा। हालांकि देखिए, इससे पहले मैंने कहा वो प्रोटोकॉल जिसको फॉलो करना सबके लिए जरूरी होता है, और बजट पेश होने से पहले भी एक प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महामहिम राष्ट्रपति से मिलती हैं, उन्हें बजट की कॉपी सौंपती हैं, वहां से राष्ट्रपति बजट के लिए मंजूरी देती है। अब उसके बाद संसद भवन पहुंची हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जहां एक बड़ी कैबिनेट बैठक होने वाली है बजट को लेकर। अब से थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी, और इसी बैठक में बजट को लेकर एक बार फिर से थोरोली चर्चा होगी। क्योंकि देखिए, बजट की जो रूपरेखा वो पूरी तरह से तैयार रहती है, लेकिन क्योंकि अभी शुरू होगा बजट, तो बजट से पहले कैबिनेट की बैठक होगी, और बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं। ये भी अपडेट आपको दे दें। ज्यादा अपडेट लेंगे, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़े। पीयूष, देखिए आज बजट पेश होना है, लेकिन बजट से ठीक पहले 30 मिनट पहले एक कैबिनेट की बैठक होनी है। जरा क्या क्या अपडेट इसको लेकर आपके पास है, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो चूंकि आमतौर पे एक प्रक्रिया रही है कि जब भी बजट सत्र की शुरुआत होती है और जब बजट पेश होने वाला होता है उससे ठीक पहले केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक है वो बुलाई जाती है। और ये बैठक इसलिए बुलाई जाती है कि बजट में क्या कुछ पेश किया जाना है इसके बारे में बाकायदा जो ब्रीफिंग है वो आमतौर पे, या ये कह सकते हैं कि मोटे तौर पे क्या क्या इसमें प्रमुख बिंदु है इसके बारे में केंद्रीय मंत्रियों को बताया जा सके। इसके साथ ही आगे की रणनीतियों पर भी चर्चा किया जा सके कि जब ये बजट पेश हो जाए उसके बाद किस तरीके से अगर विपक्ष सवाल खड़े करता है तो उसको किस तरीके से जवाब देना है। इसके साथ ही इस बजट में क्या कुछ बेहतर है, क्या जनता के बीच में मैसेज जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान तमाम जो मंत्रालय होते हैं, तमाम जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, वो अपने मंत्रालयों के बारे में भी ब्रीफ करते हैं कि इस बजट में क्या कुछ जो बेहतर है वो चीजें इस बार की गई हैं पहले के मुकाबले। तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण जो बैठक है वो
थोड़ी देर में संसद भवन के अंदर होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच गए हैं। इसके साथ ही तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके भी पहुंचने का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। आपने देखा किस तरीके से थोड़ी देर पहले चाहे वो केंद्रीय वित्त मंत्री हो या फिर वित्त राज्य मंत्री हो, उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की कॉपी सौंपी और करीब 11 बजे के आसपास वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो कहीं न कहीं आम बजट जो है वो पेश करेंगे और लोगों को काफी उम्मीदें हैं। और ऐसे में जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जब होती है तो निश्चित रूप से अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की जाती है, रणनीति बनाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरीके से मार्गदर्शन जो है वो उनकी टीम को मिलता है, केंद्रीय मंत्रियों को मिलता है और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताते हैं कि उनके मंत्रालय की ओर से क्या कुछ इस बजट में सहयोग किया गया है और क्या कुछ देश हित में हो सकता है, उसके बारे में भी कहीं न कहीं जो जानकारी है वो दी जाती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में खासतौर पे जो कृषि मंत्री की बात करें या सड़क परिवहन मंत्री की बात करें और भी जो मंत्रालय हैं वो अपना जो प्रेजेंटेशन है वो देते हुए नजर आएंगे कि बजट को किस तरीके से तैयार किया गया है, क्या कुछ उनके मंत्रालय की किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण बैठक होती है और सबसे बड़ी बात है कि जब बजट पेश होगा तब देखने वाली बात होगी कि सरकार। ठीक है, अच्छा पीयूष, कौन कौन से नाम है संसद पहुंचने के लिए, कौन कौन से नाम अभी अपने पास है, कौन कौन पहुंच चुके हैं संसद भवन? देखिए अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल जो संसद भवन में चाहे वो केंद्रीय वित्त मंत्री की बात करें निर्मला सीतारमण वो पहुंच गई है। इसके साथ ही किरण रिजिजू पहुंच गए हैं और जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी उनकी भी मौजूदगी है, जो प्रहलाद जोशी है उनकी मौजूदगी है, अर्जुन राम मेघवाल जो है वो संसद भवन पहुंच गए हैं, सिंह बघेल सहित तमाम जो और भी केंद्रीय मंत्री हैं उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। क्योंकि जब भी बजट पेश होता है तो सरकार की ये कोशिश रहती है कि तमाम जो मंत्री हैं या सांसद है सभी लोगों की जो मौजूदगी है वो कहीं न कहीं वो दौरान रहे। क्योंकि जब बजट पेश होता है तो एक लंबा समय लगता है, करीब 1 से 1.5 घंटे लगता है, अधिक भी इससे समय लग सकता है। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे ठीक है, तो ठीक है पीयूष, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार इस पर अपडेट भी आपसे लेंगे। तो कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी पहुंचे हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में बैठक भी होनी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच गई है और सभी केंद्रीय कैबिनेट के जितने मिनिस्टर्स हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। लगातार अपडेट भी आपको देते रहेंगे। और अब मैं दोबारा रुक करूंगी, हमारे मेहमान क्षितिज जी हमारे साथ जुड़े हुए। क्षितिज, देखिए मैंने बीच में आपको इंटरप्ट किया, लेकिन आप अपनी बात पूरी करें और उसके बाद एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो ब्रेकिंग के साथ साथ मेरे माइंड में आया, वो भी मैं राइज करूंगी, लेकिन उससे पहले अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी अर्चना, मैं यही बोल रहा था दैट आपको बर्डन कम करना पड़ेगा। जो टैक्स पेइंग हमारी जो क्लास है उसको बर्डन कम करना पड़ेगा एंड ज्यादा लोगों को टैक्स ब्रैकेट में लाना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट के एंडेवर्स होने चाहिए कि कैसे ज्यादा लोगों को लेके आए। और जो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, अगर आप बात करते हैं, गवर्नमेंट अगर बात करती है मैन्युफैक्चरिंग में फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है तो उनपे कैसे, जैसे हमारे यहाँ क्या पीएलआई स्कीम्स होती है, अभी 14 सेक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम्स हैं, उसमें 2-3 और सेक्टर्स को कैसे इंक्लूड किया जाए जो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर हैं, जो इंडिया कैन बिकम अ एक्सपोर्ट हब रादर देन इंपोर्ट हब। आज देखिए हम डिफेंस में बात कर रहे हैं, हम डिफेंस में हम नेट एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, फार्मा में हम नेट एक्सपोर्टर हैं आज की डेट में, सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम आज की डेट में, क्लॉथ में अब जो बांग्लादेश के साथ हुआ है उसके साथ बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास आई है। आई थिंक कैसे हम उसको बड़ा कर सकते हैं, हमें ये सेक्टर्स पे फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि जहां आपने काम जनरेट कर दिया भारतीयों के लिए तो आपको फ्री कल्चर से बाहर निकलने में आसानी होगी। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हैं और बार बार आप इसका जिक्र भी कर रहे हैं कि जो ये हम मुफ्त की रेवड़ी की बात करते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे भी बहुत नुकसान होता है हमारी इकोनॉमी पर कि आप सब फ्री करने की बात भी करते हैं, फिर आप सबको बेनिफिट भी देने की बात करते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। खैर क्षितिज, इस पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिएगा, लगातार आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो क्योंकि बात बजट की हो रखी है और बजट को लेकर पल पल का अपडेट आपको देंगे, बैठक भी शुरू होने वाली है, उसको लेकर भी देंगे जानकारी, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।